हे एवरीवन, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप अपकमिंग होने वाले एग्ज़ाम्स में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और ये इसीलिए उस लिहाज से डिज़ाइन किए गए हैं कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ये आपका काम करे। तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको चेक करें। और ये क्लास हमारी जो है डेली 9 बजे आपको वो स्ट्रीम होगी यूट्यूब पे, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। और आपने देखा होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस का हम लोग स्टैंडर्ड जो रख रहे हैं वो ऐसा है कि मतलब आपको टफ से लेके ईजीएस्ट तक आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ आप ये एमसीक्यू सीरीज़ आप सॉल्व करने कब आते हैं, जब आप एक तरह से अपना प्रैक्टिस, अपना रिवीजन करना चाहते हैं थ्रू एमसीक्यूज़। और एक तरह बहुत ज़रूरी भी है एमसीक्यू सीरीज़, आपको उसका वैल्यू, आपको इसका इम्पोर्टेंस सब कुछ पता होगा। तो चलिए बिना देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैम तो पता नहीं एमसीक्यूज़ का कितना ज़्यादा तारीफ़ें बता देती, इतनी तारीफ़ें एमसीक्यूज़ को लेके हैं, कभी डिस्कशन कभी क्लास पे नहीं होता है, कभी थ्योरी वगैरह नहीं होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो डिमांडिंग ज़्यादा होता है, हम लोग वो चीज़ें जो वो प्रेफर करते हैं। खैर, पहला क्वेश्चन जो है वो, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, अगर इंडिया से ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो इंडिया की खनिज और वनस्पति पे ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सपोज़ करिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक पहाड़ी रीजन, आपने जो है मैदानी रीजन का तो नहीं, पहाड़ी रीजन का पूछा जाता है, क्योंकि हर कुछ ऊंचाई पे आपका पूरा जो वनस्पति है वो बदल जाती है। तो जी क्या होता है कि मान लिया आपने ऊंचाई के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन देना है। देखते हैं, ये मान लिया हम इसको कुछ ऊंचा इसको दे देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये कुछ ऊंचाई, जैसे मान लीजिए 1000 मीटर, मान लीजिए इसको 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपको जो है वो अलग टाइप के मिलेंगे। इससे ऊपर आप जाएंगे तो थोड़े से अलग टाइप के होंगे। जो सबसे पीक पे होंगे वो देवदार और चीड़ और बिल्कुल जो है उस टाइप के होंगे। तो यहाँ मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये कि बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं बाय पिक्चर, बाय डायग्राम्स, बाय एनिमेटेड वीडियोस। तो इसको ज़रूर कवर कर लें, और साथ ही साथ कि कितनी ऊंचाई पे कौन से किस टाइप के वन मिलते हैं, और उन वनों के एग्जांपल्स। जैसे कि आपसे यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब आपको यहाँ बताना है कि किस प्रकार के वनों के उदाहरण, वन का उदाहरण दिया हुआ है ये जो वनस्पति है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आंसर नंबर सी जो है वो सही है। आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि ऐसा जो है एरिया जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, तो उसको हमने आर्द्र पर्णपाती में कैटेगराइज किया है। दूसरा जो पर्णपाती का एक और जो वर्जन है वो है शुष्क, जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और एक जो क्लासिफाई करते हैं सदाबहार वन, तो वो वाला रीजन है जहाँ पूरा साल जो है हरा भरा रहता है और वो पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें। तो यहाँ ये जो चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, ये आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। आंसर इसका सी है। देखिए, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये कहाँ मिलते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऊंचाई वाली जो जगह हैं उनमें से पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, यानी कि ये आप मान सकते हैं 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊपर जाने पे नहीं होगा ये। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, यानी जो पश्चिमी घाट का रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये इसके पूर्वी ढालों में, यानी इस तरफ आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है इसका रीजन मिलेगा, आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, गंगा गोदावरी से अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा पता है कि जो गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में जाता है, वहाँ पे ये डेल्टा बनाते हैं ये लोग, और रीजन है वहाँ से, हाँ, सब नदियाँ जो है वो उधर डेल्टा बना के मिलती हैं। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, आपको पता है। आपको एक बात और बता दूं कि साउथ में महानदी और कृष्णा के बेसिन पे, वहाँ पे भी डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो उपर्युक्त सभी होगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और सुंदरवन डेल्टा में बहुत ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। मेजॉरिटी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोदावरी और कृष्णा में भी आपको देखने मिल जाता है इनका। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हमारी, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें आपको ये मैंग्रोव कवर का भी याद रखना होता है कि हर साल कितना बढ़ा और इस समय इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर कितना है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए और बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप हमारे ऐप जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही थी और यहाँ क्वेश्चन रख दिया है वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्वेश्चन समझिएगा, अब आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट जो गड़बड़ करेंगे उनको पता तो सब सही है, लेकिन वो क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं समझेंगे। यहाँ वनों का क्षेत्रफल नहीं पूछा है आपसे, वनों का प्रतिशत पूछा है। तो अब जी प्रतिशत के हिसाब से तो हमको पता है कि मिज़ोरम पे जो है सर्वाधिक प्रतिशत है, लगभग 90% फॉरेस्ट जो है वो परसेंटेज कवर किया हुआ है। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो फॉरेस्ट एरिया कहाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा है और फॉरेस्ट परसेंटेज किस राज्य में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ हमको परसेंटेज बताना था। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से पूछते तब हमारा आंसर एमपी होता कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 14 नंबर वाली थी और इसके अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से जैसे कि मिज़ोरम में है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, लगभग वही 90% जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो आपको स्टेटमेंट में एक चीज़ ये दी जाएगी कि वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो साल में हर साल प्रतिवर्ष जो है वो पब्लिश होती है, रिलीज़ होती है, जो भी आपका होगा। तो वहाँ पे स्टेटमेंट गलत कर दिएगा क्योंकि ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी 2-2 साल में एक बार आती है। चलिए जी, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये मैंने अपनी क्लासेस में, हिस्ट्री की क्लास में भी बहुत बार बताया हुआ है कि भाई चित्रकला की बात होती है तो जहांगीर टॉप पे आते हैं। इतना शौक था उनको खुद चित्रकला का कि बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने अबू समद और ये सारे जो है वो बसावन, ये सब चित्रकार उन्होंने रखे हुए थे अपने दरबार में और काफ़ी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी जहांगीर की काल में। लेकिन अगर वास्तुकला का यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है तो वो भाई शाहजहाँ को दिया जाता है। शाहजहाँ के ज़माने में वास्तु ने अपने चरम पे कदम रखा था। तो ताजमहल अगर आप देखते हैं तो वो उसका एक उदाहरण है। जहांगीर के समय चित्रकला युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही बता सकता हूँ कि किस चित्रकार की कृति है। तो भाई जिनको शौक होगा वो ही इतनी अच्छी पहचान रखते हैं। अब देखिए, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर और फ़ारूक बेग, और जैसे ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो है, इसमें से उस्ताद मंसूर का नाम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पक्षी विशेषज्ञ थे बेसिकली उस्ताद मंसूर जो है, वो पक्षियों की और इन सब चीज़ों की ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी जो थी नूरजहाँ, उनके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ आप देखिए, नूरजहाँ ऑप्शन नंबर 1 पे है, ए पे है, तो नूरजहाँ इसका सही आंसर है। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी और उनके मकबरे का निर्माण करवाया। इसके अलावा यहाँ देखिए, गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम जिन्होंने अपने भाई के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था, जो कि उनकी पत्नी थी। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? अब ताजमहल जैसी शक्ल अगर आपने घूमा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, तो आपको पता होगा कि कहीं कहीं से वो थोड़ा सा ताजमहल की कॉपी है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा ही एक ऐसा मकबरा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाहों को जो है दफनाया गया है। और जब 1857 की क्रांति के दौरान जो बहादुर शाह जफ़र थे, वो जाके हुमायूं के मकबरे में ही छुपे थे, जहाँ से अंग्रेज़ी सरकार ने उनको गिरफ़्तार किया था। ये सब
कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ MCQ सॉल्व करते करते दौरान। अच्छा फ़ायदा भी है कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वहाँ से 10 और नए क्वेश्चंस पता चल गए, तो इसीलिए मैं फेवर में रहती हूँ MCQ सीरीज़ के। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है? आँख बंद करके लगा देंगे इसको, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा हुआ है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है जो कि प्रमाणित भी है। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है कि जो प्रमाणित भी है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अरबों की सिंध पर विजय का वृत्तांत सुरक्षित है? अब यानी आप ये कह सकते हैं मोहम्मद कासिम का जो आक्रमण था 711-12 ईस्वी में, वो सिंध विजय उसने की, और ये बात किस किताब में जो है वृत्तांत में सुरक्षित है? तो भाई चचनामा है, जो चचनामा लिखी गई थी। हालांकि कहते हैं कि चचनामा का लेखक जो है अज्ञात है, लेकिन कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों ने उसके लेखक का नाम भी मेंशन किया है। तो जो चच था, चच राजा ही था जिसके जिसके टाइम पे ये जो है आपका मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, चचनामा। यहाँ पे अली अहमद, यहाँ देखिए जो कुछ इतिहासकार जो बताते हैं तो उनके हिसाब से अली अहमद जो है इसके चचनामा के लेखक हैं। और हाँ, यहाँ पे और चीज़ें दी हुई है, जैसे कुछ और राजतरंगिणी, गोदान और अष्टाध्यायी। तो उनका देख लीजिए, कल्लर द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी जिसमें कश्मीर का इतिहास है। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत बनता है कि राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है, तो वो कश्मीर के इतिहास की जानकारी में राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है। उसके बाद पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी जो कि संस्कृत व्याकरण की एक महान रचना है। और मौर्य युगीन राजनैतिक अवस्था की जानकारी भी इसी से मिलती है, किससे? अष्टाध्यायी से। तो यहाँ ये बाकी सारी किताबों के आपको राइटर बता दिए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित, अच्छा नहीं वालों को मैं पहले ही मार्क कर देती हूँ बड़ा सा। ठीक है, ध्यान है। भौतिक भूगोल का जनक पैलेडोनियम बिल्कुल सही है। भूगोल का जनक हेकेटियस सही है। वर्तमान भूगोल जो है वो अलेक्जेंडर वॉन है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता स्ट्रैबो, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है ये। विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक्सीमेंडर है, जबकि स्ट्रैबो जो थे वो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार थे। ध्यान रखिएगा, ये थोड़े फैक्चुअल हैं, इसमें आपको कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ये बस एक जगह एक किताब पे लिखना है और किसका कौन सिद्धांत करता है वो आपको रटना है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है। कल हमारी बात हुई थी अभी पिछले किसी सेशन में जहाँ हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, हम वही प्रकाश तंतु देख रहे हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये भी काम करता है। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण वगैरह समझाया जाता है। अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब जो है किरण आपतन कोण से ज़्यादा ऐसे 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 वो जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे एंगल से पड़ती है, वो आपतन कोण से ज़्यादा उसका वो हो जाता है कोण, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी सोर्स पे लौट जाती है जिस सोर्स से वो आई होती है। तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और वहाँ हमें लगता है कि जैसे हम रेत पे देखते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे परछाई उड़ रही है, रेत उड़ रही है, ऐसा कुछ मतलब परछाई जैसी बनती है। तो ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि गर्मियों में रेगिस्तानों में रेत ऐसे क्यों प्रतीत होती है, ऐसे क्यों प्रतीत होती है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे होते हैं। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल यानी डेंस से रेयर की तरफ जा रही हैं तब आपतित होती हैं। तो आपतन कोण जो होता है यहाँ जहाँ गिरती है वो कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश अपवर्तन नहीं होता, मतलब प्रकाश जो है वो किसी और एंगल पे ना जाके उसी एंगल पे जैसे मैंने बताया लौट आता है, परावर्तित हो जाता है और सघन माध्यम में लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, अब आधों को समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए फिजिक्स का आप एक चैप्टर पढ़िए जिसमें आपको ये क्लियरली प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है विद डायग्राम्स। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? देख के घबराइएगा मत कि यहाँ तो नाइल रिवर का कहीं जिक्र नहीं है। तो यहाँ नाइल रिवर नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ निम्न में से पूछ रहा है तो नाइल रिवर के ना होने से मत घबराइए, यहाँ सही आंसर आपका अमेज़न है। क्वेश्चन हमेशा समझ के करिएगा। अगर नाइल रिवर होती तो नो डाउट यहाँ पे नाइल रिवर आपका जो है सही आंसर होता, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम उसके बाद वाली देखेंगे।
अगर उसके बाद वाली भी नहीं है तो फिर उसके बाद वाली देखेंगे। एटलीस्ट 3 लार्जेस्ट, 3 लॉन्गेस्ट, ऐसी कुछ करके हमें पढ़नी होती है। तो हमेशा जब ये सबसे बड़ा सबसे छोटा पढ़ें तो कोशिश करें कि उसका स्टार्टिंग के 3 जो है वो सीक्वेंस ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी पहला, अब आजकल जो है इतना ईजी हो गया है पैटर्न, सबको पता है कि नाइल रिवर सबसे लंबी है, तो उन्होंने नाइल हटा के अमेज़न लिख लिया। आपने पढ़ा है कि अमेज़न का विस्तार क्षेत्र बड़ा है, सबसे बड़ी वृहद नदी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अगर लार्जेस्ट में सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो अमेज़न ही है। ठीक है, अमेज़न इसका सही आंसर। बाकी की नदियों की भी आप लंबाई देख सकते हैं। तो अमेज़न जो है वो दक्षिण अमेरिका की नदी है। अब देखिए यहाँ संसार की किलोमीटर में सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6690 किलोमीटर है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर कोरल रीफ कहाँ स्थित है। ये भी बहुत बार आया हुआ है। अब ये इजी नहीं है, आपको सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में या दक्षिणी में, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है। यानी मैप आप जब देखेंगे तो अगर ऑस्ट्रेलिया कुछ इस टाइप का है, मान लिया, बहुत अच्छा तो मेरा मैप नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया इस टाइप का है तो ये वाला पोर्शन में आपकी कोरल रीफ्स, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है यहाँ पे है। ठीक है, करेक्ट आंसर देखिए उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रीफ संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कोरल्स क्या है ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़िएगा ज़रूर कोरल्स के बारे में। 13th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कौन संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब ये देखिए, भारत का प्रधानमंत्री तो बिल्कुल करेगा, कैबिनेट सचिव भी करेगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से कोई लेना देना होता नहीं है, समिति में बैठते हैं नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि समिति का सदस्य होगा लेकिन मतदान नहीं करेगा। ठीक है, सदस्य भारत का महान्यायवादी सदस्य तो होगा लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं होगा मतदान करने का, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अब ये पूछ रहा है कि अटॉर्नी जनरल अगर पूछते कि किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 76 में उस बात अटॉर्नी जनरल की जो है वो उसका प्रावधान दिया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली भारत सरकार को विधिक विषयों पर, कानूनी विषयों पर सलाह देता है। देखिए यहाँ हमारे जो ऐप पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जीआईसी प्रवक्ता सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो अभी इसमें एनरोल करके और क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस आप इसका आनंद ले सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी के काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती के भी कोर्सेज, इसके अलावा आपके डेली क्विज जो सबसे ज़्यादा हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर अपना एक्सपीरियंस गेन करें इसके द्वारा। 14वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्यास परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, व्यास जो है वो रोहतांग से निकलती है, व्यास कुंड से, और जब जिन स्टेट से होके जा रही है तो बेसिकली एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि वही राज्य जो है उससे लाभान्वित होंगे या उसके आसपास वाले। तो देखिए तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का तो कोई लेना देना नहीं है भाई, साउथ की है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो है सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है। महाराष्ट्र की वजह से हम सेकेंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि महाराष्ट्र तक ये नहीं जाती। तो यहाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के रोहतांग से ही निकल रही है। आप में से अगर कुछ लोग रोहतांग पास घूमने गए होंगे तो उन्होंने व्यास कुंड देखा भी होगा। हालांकि मैं रोहतांग तक जाके वापस आ गई और अफसोस कि मैं व्यास कुंड नहीं देख पाई, मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं निकलता हुआ देखूँ उसको वहाँ से। खैर, तो ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़नी है तो बहुत घूम करके पढ़नी चाहिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है, इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मालप्रभा परियोजना कौन सी नदी पर व किस राज्य में स्थित है। तो मालप्रभा जो है, मालप्रभा नदी है कर्नाटका में जो है, ये वहाँ पे ये परियोजना जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। मालप्रभा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं मंडी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, डलहौजी जैसे पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। नाम सुनते ही बहुत अच्छी सी एक वाइब आती है क्योंकि ये सारे के सारे बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जाइए और वहाँ एंजॉय करिए। खैर अभी तो कोविड चल रहा है, जाने की सोचिएगा ही मत, लेकिन ये जो है मंडी, धर्मशाला हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर डी लिखा है, इसको काट दीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है।
ठीक है, मंडी, धर्मशाला, सोलन जैसे पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे तो क्या होगा? ये 6 क्लास की एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ रखी है वो आराम से इसको लगा देंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर घूर्णन गति की बात करते हैं तो यहाँ पृथ्वी के दिन और रात से बात होती है, और ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं तो वो पृथ्वी के सूरज के चारों चक्कर लगाने से होता है, यानी परिक्रमण से। तो यहाँ घूर्णन की बात हो रही है, तो ये हो दिन और रात आप ख़त्म कर दीजिए। घूर्णन अगर आप बंद कर रहे हैं तो दिन और रात नहीं होंगे। आंसर नंबर ए, पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे। ठीक। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हो जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाई बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे का पढ़ना पड़ेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो 100% सही है। तो बाकी के सारे सही हैं, आप जो है देख लें कि सी नंबर जो है वो गलत है। कैसे गलत है भाई? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की नहीं होता है, ये अपने कार्यकाल तक ही काम करता है। तो प्रत्येक 5 वर्षों में या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष भी राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो उसके प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, वो अपने कार्यकाल तक ही काम करता है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? देखिए, सरीसृप वर्ग जो है उसके अपनी स्पेशलिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ होती है, उसको रहने के लिए कैसा तापमान चाहिए होता है। तो जाहिर है हद से ज़्यादा बर्फ़ जहाँ होगी वहाँ पे सरीसृप, तो क्या बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ और बहुत सारे वर्ग जो है वहाँ नहीं पनप पाते। तो यहाँ जो अंटार्कटिका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा बर्फ़ है कि यह ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सरीसृप की तो बात जाने दीजिए। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका होने के कारण यहाँ सरीसृपों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन आदि। ठीक है, पेंगुइन पे जो आप लोगों ने हैप्पी फीट और ये सब मेडागास्कर वगैरह अगर मूवी देख रखी है, तो पेंगुइन जो है जो दिखाते हैं, बहुत सारे पेंगुइन्स रह रहे होते हैं बर्फ़ में, तो वो अंटार्कटिका वाला रीजन ही है। ठीक है, 20 यानी आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा उपकरण हवा की शक्ति और गति को मापता है। अब ध्यान दीजिएगा, हवा की शक्ति और गति को मापता है, तो वो बताना है हमने। तो एरोमीटर, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। तो सही ऑप्शन जो है वो एनीमोमीटर है, क्योंकि यहाँ गति और शक्ति को मापना है। ठीक है, अगर बात डेंसिटी की होती तो एरोमीटर की तरफ जा सकते, लेकिन यहाँ शक्ति को मापना है। तो देखिए यहाँ सबका वो दिया हुआ है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनीमोमीटर हवा उपकरण हवा की शक्ति और गति को माप रहा है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता माप रहा है। एरोमीटर वायु और गैस का भार और घनत्व माप रहा है। ठीक है, डेंस कितनी है वो। और क्रोनोमीटर जो है वो जलियानों पर लगा होता है, जिससे सही समय का पता लगता है। तो ये जो है आपके सारे कुछ मीटर्स थे, जिनसे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आगे आने वाले सेशन के साथ भी बने रहिए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।